तो जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू वाईएमए एजुकेशन बच्चे। ये है सर हमारी 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज की क्लास नंबर 17, जिसके अंदर बच्चे हम पॉलिटी के कुछ और कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले। ठीक है बच्चे। सर कल की क्लास में मैंने आपको आर्टिकल नंबर 76 तक समझा दिया था, जिसमें बच्चे मैंने आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया था। सर अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? ही और शी इज द लॉ एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। याद रखना ये सारा काम कर सकते हैं इन दी पार्लियामेंट। वहां बैठ सकते हैं सर। क्या वहां पर अपनी बातों को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं सर। बट ही और शी कैन नॉट वोट इन दी पार्लियामेंट, बट पार्टिसिपेट इन ऑल दी एक्टिविटीज। ठीक है बच्चे। किसी भी डिस्कशन में अपना वो सुझाव दे सकते हैं, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट याद रखना अटॉर्नी जनरल कैन नॉट वोट इन दी पार्लियामेंट। ठीक है सर। इनका जो टेन्योर होता है बच्चे वो 5 साल का होता है। He or she is assisted by Solicitor General और Solicitor General is assisted by Additional Solicitor General। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को इतना कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए बच्चे आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सर आर्टिकल नंबर 79 से। ठीक है बच्चे। अपना डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं सर आर्टिकल नंबर 79 से, जिसमें सर पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में चर्चा की गई। सर पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपका संसद वर्ड है, दैट इज जो पार्लियामेंट वर्ड है, इज टेकन फ्रॉम फ्रांस। ठीक है बच्चे, इज टेकन फ्रॉम फ्रांस। वहीं पर बच्चे संसद की जो माँ है, जो जननी है, जो मदर है, यानी कि सर मदर ऑफ द पार्लियामेंट, उन्हें हम कहते हैं सर ब्रिटेन को। किसे कहते हैं बच्चे? हम ब्रिटेन को कहते हैं, दैट इज यूनाइटेड किंगडम को कहते हैं। ठीक है सर। आर्टिकल 79 में बच्चे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो पार्लियामेंट के कुल 3 अंग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है सर। पहला है सर आपका लोकसभा, दूसरा है बच्चे आपका राज्यसभा, तीसरा है सर आपका प्रेसिडेंट। क्वेश्चन पूछेगा पार्लियामेंट के कितने सदन होते हैं? कितने सदन होते हैं बच्चे? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बट कितने अंग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? सर 3 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। एम आई क्लियर? चलिए सर, लोकसभा के बारे में हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 81 में, जो बच्चे मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कवर कराऊंगा। वहीं पर बच्चे राज्यसभा के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 80 के अंदर, जो बच्चे हम इसी वीडियो के अंदर करने वाले। पॉइंट टू बी नोटेड कि सर आपका जो राज्यसभा है उसका इलेक्शन हर 2 साल में होता है। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 यानी 1/3 मेंबर का इलेक्शन होता है। क्लियर है? सर लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, यानी कि जनता का सदन भी कहते हैं। प्लस में सर लोकसभा को युवाओं का भी सदन कहते हैं। क्यों सर? बिकॉज लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए सर 25 साल। हाउस ऑफ द पीपल क्यों सर? बिकॉज यहां पर जो भी आपके बैठते हैं उनका चुनाव डायरेक्ट जनता करती है। डायरेक्ट उन्हें जनता चुनकर भेजती है। जबकि सर राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में डायरेक्ट आपकी जनता पार्टिसिपेट नहीं करती इन दी वोटिंग। ठीक है बच्चे। अब सुनो, राज्यसभा को भैया कहते हैं काउंसिल ऑफ द स्टेट्स और इसे भैया कहते हैं हाउस ऑफ द ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल क्यों सर? बिकॉज राज्यसभा में बैठने के लिए आपकी मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए। ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, पार्लियामेंट यानी कि संसद कैन इंप्लीमेंट किसी का भी, इट कैन इंप्लीमेंट, ठीक है, एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट, किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि या फिर अंतरराष्ट्रीय समझौते को इंप्लीमेंट कर सकती है सर किसके ऊपर? ऑन एनी स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेट। यानी कि बच्चे आपका जो भी स्टेट है, ठीक है, हमारा जो पार्लियामेंट है किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि दैट इज इंटरनेशनल ट्रीटी या फिर अंतरराष्ट्रीय समझौता दैट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकती है विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ दैट स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर स्टेट। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार ये पॉइंट बच्चे मैं आपके लिए वापस पढ़ देता हूं, दैट इज पार्लियामेंट कैन इंप्लीमेंट एनी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट ऑन एनी स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ दैट स्पेसिफिक स्टेट। एम आई क्लियर बच्चे? एम आई क्लियर सर? तो चलिए एक बार इसका हम रिविजन करते हैं सर। हमने क्या पढ़ा? सर हमने पढ़ा अबाउट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वर्ड इज टेकन फ्रॉम फ्रांस। पार्लियामेंट की मदर या फिर जननी हम कहते हैं सर ब्रिटेन को, दैट इज यूनाइटेड किंगडम को। सर आर्टिकल नंबर 79 में पार्लियामेंट के बारे में चर्चा है। पार्लियामेंट के सर 3 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। लोकसभा के बारे में सर हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 81 में। राज्यसभा के बारे में हम चर्चा करेंगे सर आर्टिकल 80 में। राज्यसभा का इलेक्शन सर हर 2 साल में होता है। हर 2 साल में सर इसके 1/3 मेंबर का सिलेक्शन होता है। लोकसभा को सर हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। इसमें बैठने के लिए बच्चे आपकी जो मिनिमम एज है वो होनी चाहिए सर 25 साल। इसी वजह से बच्चे इसको युवाओं का सदन भी कहते हैं, हाउस ऑफ द यंग पीपल भी कहते हैं। वहीं पर राज्यसभा को सर काउंसिल ऑफ द स्टेट्स या फिर हाउस ऑफ द ओल्ड पीपल भी कहते हैं। ऐसा क्यों सर? बिकॉज राज्यसभा में बैठने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए सर 3 साल। एम आई क्लियर? चलो
Point to be noted, Parliament can implement any international treaty or agreement on any state without the permission of that specific state. ये पॉइंट भी बच्चे मैंने आपको समझा दिया। अब सर हम डिस्कशन करते हैं अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा की सर चर्चा है आर्टिकल नंबर 18 में। किसमें सर? आर्टिकल नंबर 18 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 80 में। किसमें सर? आर्टिकल नंबर 80 में। याद रखना 18 में नहीं है, ठीक है, 18 में नहीं है बच्चे, वो आपका फंडामेंटल राइट में आ जाएगा। आर्टिकल 18 बच्चे आपका फंडामेंटल राइट में आ जाएगा, जो मैं आपको इसी सीरीज के अंदर कराने वाला हूं, राइट सर। टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 80, ठीक है, आर्टिकल नंबर 80 सर, इसमें राज्यसभा के बारे में डिस्कशन किया गया है। ओके, अब देखो राज्यसभा की कुछ पावर्स होंगी, ठीक है, कुछ उसके ऐसे पॉइंट्स होंगे जो पॉजिटिव होंगे कि सर ये राज्यसभा के पक्ष में, कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, कुछ में सर राज्यसभा और लोकसभा को इक्वल पावर होगी। तो एक एक चीज मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूं। सर राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं सर? 245। कितने होते हैं भैया? 245। क्लियर है? राज्यसभा में भैया कितने मेंबर्स होते हैं सर? 245, जिसमें से 12 आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ओके सर, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा में? बच्चे आर्टिकल नंबर 80 के अनुसार राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। ओके, अब सुनो, राज्यसभा की जो पावर्स है थोड़ा सा हम उसको देखते हैं सर। पॉजिटिव पावर उनको कहां कहां पर दी गई है सर? पॉइंट नंबर 1 दैट इज इंपीचमेंट ऑन वाइस प्रेसिडेंट। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, इंपीचमेंट वर्ड मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि महाभियोग जैसी ही जटिल प्रक्रिया लाई जाती है वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव करने के लिए। बट याद रखना, इंपीचमेंट वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली यूज्ड फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चे, एम आई क्लियर? आई समझ? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंपीचमेंट ऑन दी वाइस प्रेसिडेंट। आप सुनो, जब भी भैया ये इंपीचमेंट की प्रक्रिया लाई जाएगी वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, तो सबसे पहले स्टार्ट कहां से हो सकती है? ये राज्यसभा से, याद रखना। बट प्रेसिडेंट के केस में, प्रेसिडेंट के केस में सर चाहे लोकसभा से स्टार्ट करो चाहे राज्यसभा से स्टार्ट करो। राज्यसभा से स्टार्ट करने के लिए 25%, पारित करने के लिए 66%, फिर जाएगा लोकसभा में। वहां पर भैया अगर 66% से पारित हो गया तो आपके प्रेसिडेंट साहब को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ओके, अब सुनो, इंपीचमेंट ऑन दी वाइस प्रेसिडेंट भी बिल्कुल सेम है। स्टार्ट करेगी राज्यसभा, स्टार्ट करने के लिए 25% वोट, पारित करने के लिए यानी पास करने के लिए 66% वोट। उसके बाद भैया जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में अगर वो 66% वोट से पारित हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। सिंपल, ठीक है। पावर कहां पे सर राज्यसभा के पास? कि इंपीचमेंट स्टार्ट राज्यसभा ही कर सकती है। बिकॉज ऐसा क्यों है सर? ऐसा क्यों है सर? बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट जो आपके होते हैं, ही इज द चेयरमैन, ही और शी इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ही और शी इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो अगर वो कोई भी गलत काम करेंगे तो सबसे पहले भनक किसको लगेगी? सबसे पहले बच्चे किसको पता चलेगा? राज्यसभा को पता चलेगा। ठीक है, नाउ आर्टिकल 249 के अंतर्गत में स्टेट लिस्ट आपकी मेंशन है। 3 प्रकार की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट सर वो लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट या फिर यूनियन लिस्ट आप उसको कह सकते हो, यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी केंद्र सरकार कानून बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट में भैया जो आपकी स्टेट लिस्ट होती है उसमें जो आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट आपके कानून बनाती है, कुछ क्या मैक्सिमम सब्जेक्ट के ऊपर ही। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर में भैया सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस में आपकी स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून को बनाते हैं। ये मैं आपको डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा आने वाली क्लासेस में, टेंशन मत लेना। आपका पूरा का पूरा जो भी सिलेबस है वो 10 तारीख से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा विथ प्रॉपर प्रैक्टिस, विथ प्रॉपर प्रैक्टिस, विथ प्रॉपर पीवाईक्यूज, विथ प्रॉपर मॉक टेस्ट। ठीक है, 12 तारीख को दोपहर 12 बजे आपकी सिर्फ एक छोटी सी क्लास होगी करंट अफेयर्स की लाइव। ठीक है, चलो मैं आपका साथ आखिरी तक नहीं छोड़ूंगा बच्चे। पॉइंट स्टार्ट, क्या मैटर करता है कि मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं आप उतना अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। मैं लास्ट तक आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। चलो सर, आर्टिकल 249 में जिसमें स्टेट लिस्ट के बारे में चर्चा है, उसमें भैया पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं लाइक पुलिस वगैरह हो गई। उसमें भैया कानून बनाने की जो पहल है वो कौन करता है सर? राज्यसभा करती है। याद रखना, लोकसभा इमरजेंसी के टाइम में इन सभी स्टेट लिस्ट में आपके जो भी सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड कानून बना सकती एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। बट वहां पर भी जो स्टार्ट करने का प्रोसीजर है, जो कानून बनाने का, जो लॉस बनाने का प्रोसीजर है, वो कहां से स्टार्ट होगा सर? राज्यसभा से स्टार्ट होगा। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा सर? राज्यसभा से स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 312 जिसमें बच्चे आपका ऑल इंडिया सर्विस का जिक्र किया गया है, फॉर एग्जांपल आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एटसेट्रा। ठीक है, अगर किसी भी
नई प्रकार की ऑल इंडिया सर्विस को बनाना है, तो वो बनाने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कहां से होगी सर? राज्यसभा से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी बच्चे? राज्यसभा से स्टार्ट होगी। कोई भी बच्चे आपकी ऑल इंडिया सर्विस है, अगर वो नई ऑल इंडिया सर्विस बनाना चाहता है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट नई ऑल इंडिया सर्विस बनाना चाहती है, तो सर उसको स्टार्ट करने का प्रोसीजर आपको राज्यसभा से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे? तो आर्टिकल नंबर 312 डिस्कसेस अबाउट दी ऑल इंडिया सर्विस, दैट इज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एटसेट्रा। ठीक है? अगर आपको कोई नई ऑल इंडिया सर्विस लेकर आनी है, तो प्रोसीजर भैया आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम दी राज्यसभा। प्रोसीजर भैया आप कहां से स्टार्ट करोगे? फ्रॉम दी राज्यसभा। ठीक है? देन भैया इमरजेंसी में, अगर इन केस ऐसा है कि लोकसभा आपकी नहीं है, क्योंकि लोकसभा भैया साल भर तो काम करती नहीं है, ठीक है? अब अगर सपोज आपकी लोकसभा नहीं है, तो राज्यसभा ही अप्रूवल देगा इमरजेंसी लगाने का, बिकॉज इमरजेंसी का जब प्रस्ताव रखा गया प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द एडवाइस इज अ बाइंडिंग एडवाइस, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर या ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है बच्चे? तो इमरजेंसी के टाइम पे इन केस लोकसभा नहीं है, तो राज्यसभा ही अप्रूवल देगा, क्योंकि 30 दिन के अंदर अप्रूवल मिलना जरूरी है, वरना इमरजेंसी को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा। इमरजेंसी की क्लास देखिए, इमरजेंसी प्रोविजंस की डिटेल के साथ भैया मैंने उसमें एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं। सर राज्यसभा के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, अब देखो इसको आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ समझना पड़ेगा। सर राज्यसभा को किसी भी प्रकार की शक्तियां नहीं दी गई हैं मनी बिल में, और ये बिल्कुल सही बात है, बिकॉज राज्यसभा में हमने डायरेक्ट अपने चुने हुए बंदे नहीं भेजे, तो उनके पास पावर नहीं होनी चाहिए हमारे पैसे से रिलेटेड, ठीक है बच्चे, या किसी भी प्रकार के पैसे से रिलेटेड जिससे जनता को फायदा होने वाला है। सर मनी बिल यानी कि धन विधेयक, ध्यान से सुनना, ठीक है? मनी बिल में राज्यसभा को किसी भी प्रकार की पावर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सपोज लोकसभा में आपका मनी बिल आता है और लोकसभा उसको राज्यसभा के पास भेजती है, ठीक है, तो राज्यसभा उसको 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकती। अगर वो 14 दिन से ज्यादा अपने पास रोक कर रखेगी, तो ये मनी बिल आपका ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। ठीक है? और सपोज राज्यसभा ने थोड़ी सी शराफत दिखाई, उसने क्या किया, 14 दिन से पहले पहले वो बिल तो भेज दिया, मनी बिल, बट उसमें कुछ सजेशंस बोले कि नहीं, यहाँ पे इतना खर्चा होना चाहिए, यहाँ पे इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ सजेशंस भेजे, तो जो राज्यसभा सजेशंस भेजेगी उसको मानने के लिए भैया लोकसभा बाध्य नहीं। अगेन सर, राज्यसभा को मनी बिल में किसी भी प्रकार की पावर नहीं दी गई है। मनी बिल बच्चे आपका लोकसभा में आएगा, लोकसभा में पास होने के बाद भैया वो राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा सर उसे 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रोक सकती, अगर रोकती है तो 15वें दिन वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। क्या सर? मनी बिल। अच्छा ठीक है, सपोज सर राज्यसभा ने शराफत दिखाई, उसको पहले ही भेज दिया लोकसभा के पास 3 4 5 दिन में, बट कुछ सजेशंस देकर भेजे। क्वेश्चन पूछेगा क्या वो सजेशंस मानने के लिए लोकसभा बाध्य है? क्या जरूरी है उन सजेशंस को मानना? नहीं सर, लोकसभा बाध्य नहीं है उन सजेशंस को मानने के लिए। तो मनी बिल में किसी भी प्रकार की पावर राज्यसभा के पास नहीं। पॉइंट नंबर 2, ज्वाइंट सेशन, जिसे भैया हिंदी में कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। सर सपोज कोई आपका मुद्दा फंस जाता है, ठीक है, सपोज भैया आपका कोई मुद्दा फंस जाता है, फॉर एग्जाम्पल सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो भैया इसमें क्या होगा कि बुलाया जाएगा ज्वाइंट सेशन, जिसमें राज्यसभा वाले भी आएंगे, लोकसभा वाले भी आएंगे। बट ज्वाइंट सेशन में आप इनडायरेक्टली देखो तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। क्यों सर? बिकॉज लोकसभा के आएंगे भैया 545 मेंबर्स, 545 मेंबर्स, और राज्यसभा के आएंगे भैया 245 मेंबर्स। अगर मैं ये कहता हूं कि लोकसभा के आधे मेंबर्स भी एग्री करते हैं कि नहीं, ये भैया बिल आपका पास होना चाहिए, ये भैया आपका सीएए वाला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपका, या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आपका पास होना चाहिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आपका पास होना चाहिए, ठीक है? अब सुनो, बिल और एक्ट में एक छोटा सा डिफरेंस सुन लो। जो आपका बिल होता है इट इज अ रॉ फॉर्म, ठीक है, यानी कि एक सिंपल सा भैया आपका कागज वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह होता है। जब वो दोनों हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं, तब भैया आपका वो बिल बन जाता है एक्ट, दैट इज कानून। जब तक प्रेसिडेंट की साइन नहीं होगी भैया वो एक बिल ही रहेगा, ठीक है, वो एक बिल ही रहेगा। अगर भैया आधे लोग भी, लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, अगर आधे लोग भी कहते हैं, यानी कि अप्रोक्स सपोज 273 या 272 प्लस वन, आप इस तरीके से कर लो, 272 प्लस वन, अगर ये आधे लोग भी कहते हैं कि नहीं ये बिल आपका पास होना चाहिए, तो भी ये आधे पूरे राज्यसभा की संख्या से कई ज्यादा है। तो ज्वाइंट सेशन में आप देखोगे तो इनडायरेक्टली
इनडायरेक्टली भैया पावर नहीं दी गई है राज्यसभा को, ठीक है। देन सर जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, दैट इज मंत्री परिषद, भैया वो लोकसभा में ही बैठते हैं, चाहे भले वो राज्यसभा के सदस्य हो, बट वो बैठेंगे लोकसभा में। प्लस में सर लोकसभा की मेजोरिटी के आधार पे आप पीएम बनते हो, अगर आपके पास राज्यसभा में मेजोरिटी है उसके आधार पे आप पीएम नहीं बन पाओगे, ठीक है, उसके आधार पे आप पीएम नहीं बन पाओगे। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भैया आपको जो मेजोरिटी है वो लोकसभा के अंदर साबित करनी पड़ेगी, यानी कि 545 मेंबर्स में से आपके पास सर 273 सीट्स होनी चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए, ठीक है। तो राज्यसभा की मेजोरिटी पीएम बनने के काम में नहीं आती। आगे बढ़ते हैं सर, इक्वल पावर्स कहां कहां पे हैं बच्चे? सर इक्वल पावर इन्हें दो केसेस में, पहला भैया इंपीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है, राज्यसभा के पास भी इक्वल पावर है एंड लोकसभा के पास भी इक्वल पावर है। किस केस में सर? इंपीचमेंट ऑन द प्रेसिडेंट के केस में। वहीं पर बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, अगर किसी भी प्रकार की आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो भैया उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास इक्वल पावर है, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। क्या बोला सर आपने? मैंने ये बोला बच्चे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर संविधान में संशोधन करना होगा तो बच्चे उसमें इक्वल पावर होती है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास, है ना। अब पॉइंट टू बी नोटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस में बच्चे ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता, ठीक है। टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 81, बच्चे आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा की गई है। उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को ये पूरा राज्यसभा का प्रोसीजर हर एक चीज समझ में आ गया, कहां पे पॉजिटिव पावर है, कहां पे भैया नेगेटिव पावर्स हैं, ठीक है, कहां पे भैया इक्वल पावर है। ओके, अगर समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट में अपना वैल्यूएबल फीडबैक लिख दीजिए बच्चे। एक फीडबैक लिखने में आपका कुछ भी नहीं जाता, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, दैट्स इट। नहीं भी लिखोगे तो भी मैं पढ़ाता रहूंगा जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाता। पेपर खत्म होने के बाद नए बैचेस में तो पढ़ाना ही। चलो सर, आर्टिकल नंबर 81, ठीक है, आर्टिकल नंबर 81 सर, इसमें लोकसभा के बारे में चर्चा की गई है। सर लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम एज चाहिए बच्चे 25 ईयर्स, इसी वजह से बच्चे से कहते हैं हाउस ऑफ यंग पीपल। ओके, क्लियर है सर। लोकसभा में मेजोरिटी के आधार पर, लोकसभा में भैया बहुमत के आधार पर या फिर मेजोरिटी के आधार पर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो, ठीक है। चलो, इलेक्शन, इसका जो इलेक्शन है भैया ये हर 5 साल में होता है, डायरेक्ट जनता द्वारा होता है, डायरेक्ट बाय पीपल, इसीलिए बच्चे इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। ओके सर, इसमें करंट मेंबर्स कितने भैया? 543 करंट मेंबर्स भैया 543, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552, मैक्सिमम बच्चे कितने हो सकते हैं? 552, क्लियर है सर। लोकसभा की मेजोरिटी के आधार पे आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो, यानी बेसिकली आपकी पार्टी चुनी जाती है, आपकी पार्टी जीतती है और वो पार्टी किसी एक मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बनाती है। ओके सर, लोकसभा के जो मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम एज चाहिए सर वो 25 ईयर्स चाहिए, इसी वजह से भैया इसको हाउस ऑफ द यंग पीपल कहते हैं। सर इसका इलेक्शन डायरेक्ट बाय पीपल होता है, हर 5 साल में होता है, और सर इसीलिए क्योंकि जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा के अंदर भेजती है, इसीलिए भैया इसे हाउस ऑफ द पीपल यानी जनता का सदन भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। अब देखो, आर्टिकल 81 के बाद सर मैं आ गया डायरेक्ट आर्टिकल 93 पर, बिकॉज इसके बीच के जो आर्टिकल्स अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे इट इज ट्रूली नॉट इंपॉर्टेंट, उतने इंपॉर्टेंट बच्चे ये नहीं। तो बच्चे हम डायरेक्ट चलते हैं आर्टिकल नंबर 93 के ऊपर। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही कराऊंगा जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट मैक्सिमम पोर्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मैं कवर करूंगा, उसको लेके टेंशन में मत रहना, ठीक है। चलिए सर, आर्टिकल नंबर 93 में बच्चे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में चर्चा है, दैट इज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सबसे पहले सर आपके राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं एंड वाइस चेयरमैन होते हैं, और आपके लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं। अब सर राज्यसभा के केस में मैंने आपको बताया था जो आपके चेयरपर्सन होते हैं, जो आपके चेयरमैन होते हैं, बेसिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो कौन होता है भैया? वाइस प्रेसिडेंट, एंड ही और शी दैट इज वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट इन केस ऑफ लोकसभा the presiding officers including speaker and deputy speaker are the members of lok sabha and are elected between the members of lok sabha। सर आपने क्या बोला हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, वैसे तो मैं हिंदी मीडियम का हूं बट थोड़ी बहुत इंग्लिश मुझे भी आती है। खैर आगे बढ़ते हैं। कह दो सर आप अपनी तारीफ कर रहे हो, अब क्या करूं, आप लोग कमेंट्स में करते नहीं। खैर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है बच्चे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर, याद रखना बच्चे ये मेंबर होते हैं लोकसभा के ही, लोकसभा के ही सदस्य अपने बीच में से इन्हें चुनकर ऊपर भेजते हैं। इन केस स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट किसी कारणवश वैकेंट हो जाती है, सपोज बीमार पड़ गए, शादी में चले गए, विदेश घूमने चले गए,
है ना, वे हार्ट का ऑपरेशन कराने चले गए भैया विदेश में, तो सर वरी नॉट, वापस से इनका इलेक्शन करके इन्हें बैठा दिया जाता है। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। अब इसी को रिलेट करो भैया आर्टिकल नंबर 96 से। सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रिमूवल के बारे में इसमें चर्चा की गई है, किसमें, आर्टिकल नंबर 96 में। 93 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट इज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के बारे में चर्चा की गई है, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं। अच्छा, आंसर में क्या जो आपके वाइस चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होंगे या नहीं होंगे? यस सर, आपके पास 3 सेकंड्स हैं। 1 2 3, डू आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। मैं आपको वैसे बता देता हूं, वाइस चेयरमैन आपके राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं, ठीक है, बट चेयरमैन दैट इज सभापति, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, वो भैया खुद ही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। बट यहाँ पर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड इलेक्टेड बिटवीन अमंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, चलो, आर्टिकल नंबर 96 डील्स विद प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिमूवल, यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रिमूवल से रिलेटेड बच्चे इसमें चर्चा की गई। ठीक है, आप सुनो, जब भी रिमूवल से रिलेटेड किसी भी रेजोल्यूशन पर डिस्कशन हो रहा होगा, ठीक है, डिस्कशन हो रहा होगा, देन जो आपके स्पीकर हैं जिनके अगेंस्ट में ये रिमूवल रेजोल्यूशन लाया गया, यानी रिमूवल उन्हें हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, उस टाइम पर वो अपनी पोजीशन पर नहीं होंगे, नहीं तो भैया ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा। क्या बोला सर आपने? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रिमूवल के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 96 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में आर्टिकल 96 दैट इज 96 के अकॉर्डिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रिमूवल के बारे में चर्चा की गई है। रिमूवल से रिलेटेड किसी भी रेजोल्यूशन पर अगर डिस्कशन हो रहा होगा, देन जिस स्पीकर के अगेंस्ट में वो रिमूवल रेजोल्यूशन लाया गया है, उस टाइम पर वो अपनी पोजीशन पर नहीं होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। बट भैया, क्या अगर वो अपनी पोजीशन पर नहीं है तो क्या बोल भी नहीं सकते, क्या अपना पक्ष भी नहीं ले सकते? नहीं भैया, ले सकते हैं। ठीक है, ही कैन वोट, ही कैन वोट, अपने पक्ष में भी भैया वो वोट कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, अपने पक्ष में भी भैया वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, कैन वोट, अपने पक्ष में बिल्कुल सर कर सकते हैं, बट याद रखना, बट नॉट इन द केस ऑफ टाई। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 11 मेंबर्स वोटिंग कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा आंकड़ा ले लिया, 5 कहते हैं कि नहीं भैया इन्हें हटा दो, 5 कहते हैं नहीं भैया इन्हें मत हटाओ, टाई हो गया। अब सर एक वोट बच रहा है, इस केस में भैया ये वोट नहीं कर सकते, कैन नॉट वोट इन द केस ऑफ टाई। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? नहीं क्लियर है तो एक बार प्लीज थोड़ा सा बैक करके देखो, समझ में आ जाएगा, इतनी कोई टफ चीज नहीं है। वैसे मैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी बच्चों को क्लियर होगा, जो भी बच्चे इस लेक्चर को ध्यान से देख रहे हैं। देन सर आर्टिकल नंबर 100 में बच्चे चर्चा की गई है, बट अब देखो यहां पर बात क्या थी, प्रेसाइडिंग ऑफिसर के रिमूवल की, जिसमें मैंने आपको बताया कि वो अपने पक्ष में वोट कर सकते हैं, बट नॉट इन द केस ऑफ टाई। रिलेटेड विद आर्टिकल नंबर 100, ड्यूरिंग जनरल प्रोसीडिंग्स, यानी जब नॉर्मल आपकी संसद की कार्रवाई चल रही होगी, ड्यूरिंग जनरल प्रोसीडिंग्स, वहां पर स्पीकर वोट नहीं कर सकते, वहां पर बच्चे स्पीकर वोट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ टाई के केस में ही वोट कर सकते हैं। अगेन आर्टिकल 96 में क्या कहा गया कि भैया जिस स्पीकर के अगेंस्ट में रिमूवल रेजोल्यूशन आएगा, उस टाइम पर वो अपनी पोजीशन पर तो नहीं होंगे, बट हाँ, ही कैन वोट, अपने पक्ष में भी वोट कर सकते हैं, बट हाँ टाई के केस में वोट नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 100 क्या कहता है कि ड्यूरिंग जनरल प्रोसीडिंग्स, जब भैया उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का उन्हें हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया गया है, नॉर्मल संसद की कार्रवाई चल रही, किसी बिल के ऊपर बात चल रही, ठीक है, किसी चीज के ऊपर चर्चा हो रही, सपोज एजुकेशन पे हो रही है ना, वैसे तो होती नहीं है, फिर भी सपोज एजुकेशन पे हो रही, तो ड्यूरिंग जनरल प्रोसीडिंग्स, यानी नॉर्मल जो आपकी संसद की कार्रवाई होती है, उसमें स्पीकर कांट वोट, सिर्फ और सिर्फ टाई के केस में ही वो अपना वोट यूज कर सकते हैं। और टाई के केस में बच्चे जो अपना वोट देते हैं, उस वोट को बच्चे हम कहते हैं कास्टिंग वोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन, उस वोट को बच्चे हम कहते हैं कास्टिंग वोट। आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। सर इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक वर्ड के बारे में डिस्कशन है, दैट इज कोरम। सर व्हाट इज कोरम? मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड फॉर अ जनरल प्रोसीडिंग इन अ पार्लियामेंट, कि बच्चे संसद में या सपोज लोकसभा में मिनिमम अटेंडेंस कितनी चाहिए किसी भी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज के ऊपर अगर चर्चा होनी है तो मिनिमम कितने बंदे चाहिए? तो सर कोरम कितना है सर अकॉर्डिंग टू दी भारतीय संविधान? इट इज 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स, 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स। या सपोज फॉर एग्जांपल अगर 100 बंदे हैं,
तो मिनिमम भैया आपके 10 बंदे होने ही चाहिए, तभी किसी भी प्रकार की जनरल प्रोसीडिंग या संसदीय कार्रवाई करी जाएगी, या फिर बच्चे किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। तो व्हाट इज कोरम? मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड फॉर एनी जनरल प्रोसीडिंग इन अ पार्लियामेंट। सर, हाउ मच द कोरम इज? 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स। आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 में बच्चे आपको इसके बारे में चर्चा मिलेगी। तो आज की क्लास में सर इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को ये क्लास समझ में आई होगी। छोटी छोटी क्लासेस मैं रख रहा हूं ताकि आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर ना पड़े, आप भी अपने काम कर पाए। बट इन क्लासेस को जरूर से देख के जाना बच्चे, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। पॉलिटी की आपकी आई थिंक 5वीं या 6वीं क्लास है, और कितना सारा कंटेंट हमने इसके अंदर में कवर किया है ये आप देख सकते हो विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एक बच्चे का मुझे फीडबैक मिला था कि सर काफी अच्छे से मुझे चीजें समझ में आई। तो जो भी वो बच्ची है, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे। आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहो, और जो भी आपका ऑनेस्ट फीडबैक है प्लीज डू मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चे, आप देख सकते हो कितना कुछ हमने कवर कर दिया, और अगर आप इस सीरीज को नहीं फॉलो कर रहे तो कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आप मिस कर रहे हो। ठीक है सर, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स आप मिस कर रहे हो। तो बच्चे आर्टिकल 52 से हमने स्टार्ट किया था। आर्टिकल 52 से हमने स्टार्ट किया था बिकॉज पार्ट 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और बच्चे आज हम पहुंच गए हैं आर्टिकल नंबर 100 सब क्लॉज 3 तक। इसके आगे के जो भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है बच्चे, वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगा। 30 मिनट्स कॉन्सेप्ट सीरीज को फॉलो करते रहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज फॉलो करिए। इकोनॉमिक्स की क्लासेस देख लीजिए, फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस देख लीजिए। हमारे टीम मेंबर विक्रम ने, और खैर उसमें मेरा कोई बहुत ज्यादा सहयोग नहीं है, बट हाँ, विक्रम ने, द टोटल क्रेडिट गोज टू टेक टीम मेंबर विक्रम। उसने बच्चे क्या किया है, उसने आपके लिए करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ थी उसको पूरा कंपाइल कर दिया। पूरी कंपाइलेशन करके बच्चे उसने आपके लिए भेज दिया, जो मैंने सर को भेजी, सर ने आपके पास फॉरवर्ड करी टेलीग्राम के ऊपर। वो पूरी पीडीएफ करंट अफेयर्स मॉड्यूल है वाईएमए की तरफ से आपके लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ कंप्लीट करंट अफेयर मॉड्यूल बच्चे आपको उस पीडीएफ के अंदर दे दी गई। ऑल क्रेडिट गोज टू टेक टीम मेंबर विक्रम ऑफ यशमोर एकेडमी। ठीक है सर, खैर ये हो गई थोड़ी सी तारीफ, उसको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। बच्चे मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। याद रखना, उस प्रैक्टिस सीरीज में मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाने वाला, सिर्फ क्वेश्चन लेके आऊंगा 50-60 मोस्ट एक्सपेक्टेड पर सब्जेक्ट। वो मैं आपको डायरेक्ट उसका आंसर बता दूंगा, आपको सिर्फ उतने क्वेश्चन याद करने हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की भैया आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज आएगी। मॉक टेस्ट में एक एक क्वेश्चन प्योर मैंने खुद सेट किया है आपके लिए, सर नए होंगे वो बिल्कुल। उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे एग्जामिनेशन में जो नए क्वेश्चन आए वो भी आप अच्छे से कर लो। 6, 7, 8 लाइव बच्चे आपका मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, और जितनी भी चीजें जीके जीएस में मैं आपके लिए कर सकता हूं उतना करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, स्टैटिक जीके की भी क्लास देख लेना, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें भी कवर्ड हैं। ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें भी कवर्ड हैं, उसको प्लीज देख लेना। बच्चे मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझिए, और बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवीजन करते रहिए। मैं आपके साथ आखिर तक खड़ा हूं। अगर आप भी मेरे साथ आखिर तक खड़े हैं तो प्लीज डू मेंशन योर फीडबैक इन दी कमेंट सेक्शन। ऑनेस्ट फीडबैक, दैट्स इट। मुझे आपसे यही चाहिए, दैट्स इट। ठीक है बच्चे, चलिए, जय हिंद।